आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है? इंडसइंड बैंक का क्राइसिस क्या है और आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? चलिए जानते हैं। ये बैंक कोई आम बैंक नहीं है, ये इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स में से एक है। इस क्राइसिस से इस बैंक का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से कम हो गया है। एक ही दिन में इसके शेयर प्राइस में 27% की गिरावट देखने को मिली। इसका शेयर प्राइस अपने टॉप से 70% तक गिर गया है। इसका शेयर प्राइस अपने 4 साल के लोवेस्ट पर है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। इस स्टॉक में न कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बल्कि फंड्स और इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा फंसा है। इसके प्रमोटर्स की सफाई देने के बाद भी इसका स्टॉक प्राइस गिर ही रहा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टॉक पर। ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया है, उसके बाद भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम ले सकता है। फिलहाल ये बैंक आरबीआई की सुपरविजन में ऑपरेट कर रहा है। अगर आप इस बैंक के डिपॉजिटर है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बैंक के इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत रिस्क जरूर है, क्योंकि अगर बैंक और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आता है तो स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है, लेकिन बैंक के कोलैप्स होने के चांसेस ना के बराबर है। इस बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ देखने को मिली है। जब इस बैंक ने अपनी इंटरनल ऑडिट की तब उन्हें कुछ अकाउंटिंग एरर्स मिले। इन एरर्स के चलते इस बैंक को 2100 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस होने वाला है। इस बैंक में 2018 से 2024 के बीच प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई है। अकाउंटिंग में कैलकुलेशंस में 1600 करोड़ रुपए की गड़बड़ है, जो कि इस बैंक के टोटल नेटवर्थ का 2.5% है। ये एरर हेजिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। हर बैंक फॉरेन करेंसी में डील करते हैं और करेंसीज की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। इन रिस्क को कम करने के लिए, इन रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक्स डेरिवेटिव यानी एफएनओ की हेल्प लेते हैं। बैंक्स करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, अगर वो कॉस्ट बैंक अकाउंट में सही से रिकॉर्ड ना करे, मतलब अगर कॉस्ट कम करके एंट्री रिकॉर्ड करें, तो इससे बैंक का प्रॉफिट एक्चुअल से ज्यादा दिखेगा। पिछले 7-8 साल में इन्हीं ट्रांजैक्शंस की रॉन्ग एंट्री हुई है। इसमें बैंक ने अपनी कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया है, मतलब बैंक इतने लंबे टाइम से गलत प्रॉफिट दिखा रहा है। एक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपनी के प्रॉफिट का ऊपर जाना, लेकिन इस बैंक का प्रॉफिट तो एक्चुअल से ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस बैंक के सीईओ की माने तो ये प्रॉब्लम पिछले 6 से 7 साल से चल रही है। बैंकिंग बिजनेस ट्रस्ट के बेसिस पर चलता है और ये ट्रस्ट इस क्राइसिस के चलते काफी ज्यादा कम हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। कोविड-19 से पहले यस बैंक भी कोलैप्स होने वाला था एनपीए के चलते, जिसको फिर बाद में एसबीआई बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्टीट्यूशंस ने भी इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। इसमें उन्हें भी काफी बड़ा लॉस हुआ है। आरबीआई ने इस बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट इन्वेस्टर्स को डिक्लेयर करें। आरबीआई ने इस मैटर को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। जब आरबीआई को ये इश्यू पता चला तब उन्होंने 1 अप्रैल से ही इस बैंक की इंटरनल ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। अब ये बैंक अपना डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को फ्रीली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। अगर ये बैंक ये प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है और आरबीआई इन्वेस्टिगेशन में मेजर फ्रॉड नहीं निकल कर आता है, तो ये बैंक बहुत जल्दी रिकवर भी कर सकता है। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल फ्रॉड या बड़ा इश्यू निकलता है तो इस बैंक का शेयर प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है और गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ सकता है। इस बैंक के मैनेजमेंट पर भरोसा करके लाखों इन्वेस्टर्स ने अपना लाखों रुपए इस बैंक में इन्वेस्ट किया था, पर इस भरोसे के बदले उन इन्वेस्टर्स को काफी बड़ा लॉस हुआ। अब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस बैंक से कम हुआ है। इस बैंक के सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया है। इसके सीईओ को भी 3 साल की बजाय 1 ही साल का एक्सटेंशन मिला है। ये क्राइसिस का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा, पर इस बैंक की रेपुटेशन जरूर खराब हुई है। इसके सीईओ का कहना है कि बैंक के पास काफी ज्यादा रिजर्व्स है इन लॉसेस को हैंडल करने के लिए। ये इश्यू एक बार सेटल हो जाए तो बैंक में फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप ऑडिट रिपोर्ट्स और आरबीआई का फाइनल डिसीजन का वेट करो। अगर आप इस बैंक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक इस क्राइसिस की पूरी पिक्चर क्लियर ना हो जाए तब तक इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।